वापसी भी। लड़ाई संविधान को बचाने की थी। तीन सौ पार के नहीं आशा, गठबंधन ने किया बंटाधार। यूपी में बराबरी की टक्कर। 2024 के लोकसभा चुनावों की मतगणना शुरू होने के कुछ समय बाद ही रुझानों ने बता दिया था कि अब की बार 400 पार का नारा सिर्फ चुनावी नारा ही साबित होगा। और जैसे जैसे मतगणना बढ़ती गई, 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में भगवा ब्रिगेड अनुमानित नतीजों में पिछड़ती चली गई और गठबंधन नेक टू नेक टक्कर देता दिखाई दिया। उस उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी ने 80 का दावा किया था, वहां कांग्रेस ने न केवल अपना गढ़ बचाया बल्कि उससे ज्यादा सीटों पर बढ़त हासिल की। खुद रायबरेली सीट से राहुल करीब 3.5 लाख से अधिक वोटों से जीते और जिस एसपी पर बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगाकर पूरे चुनाव अटैक करती रही, उस पार्टी ने न सिर्फ अपने परिवार की सीटें बचाई बल्कि दूसरी 32 से अधिक सीटों पर अपनी बढ़त बना ली। पलट गई बाजी। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी। और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। इस उलटफेर की पटकथा तो कांग्रेस ने जनवरी में मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करते ही लिख दी थी। 63 दिनों की यात्रा 16 मार्च को मुंबई में जाकर खत्म हुई थी। यहाँ पैदल चलते राहुल गांधी रास्ते भर लोगों से मिलते रहे। 6600 किलोमीटर की ये यात्रा 15 राज्यों के 110 जिलों से होकर गुजरी। हालांकि यूपी को ये यात्रा छूते हुए ही निकली थी। पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 15 जनसभाएं की और 70 स्थानों पर जनता को संबोधित किया था। सड़क पर चलते आम लोगों से मिलना और बातचीत करना जनता को भी भा गया था, जिसने एक बड़ा संदेश देश को दिया। भारत जोड़ो यात्रा। मोदी जी, आप लंबे लंबे भाषण देना बंद कीजिए। आप देश को बांटने की कोशिश नहीं कीजिए। आप सबसे पहले देश के युवाओं को ये बताइए, बिहार के युवाओं को ये बताइए कि आपने हिंदुस्तान के युवाओं को कितना रोजगार दिया, कितनी नौकरियां दी। आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। आपने एक युवा को नौकरी नहीं दी। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगे झटके के बाद माना जा रहा है कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को मुद्दा बनाने पर जनता ने विपक्ष का साथ दिया है, जिसमें लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं पर हुई कार्रवाई को लेकर जबरदस्त विरोध किया गया था। विपक्ष ने एक सुर में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर केंद्रीय एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं की आवाज को दबाया जा रहा है और चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने इस मुद्दे को लगभग अपनी हर चुनावी रैली में उठाया था। ईडी और सीबीआई का डर। चुनाव आयोग को चुनाव में हेराफेरी करने के उद्देश्य से विपक्षी राजनीतिक दलों के खिलाफ इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई द्वारा की जाने वाली बलपूर्वक कार्रवाई को रोकना चाहिए। तीसरी मांग, श्री हेमंत सोरेन एवं श्री अरविंद केजरीवाल जी की तत्काल रिहाई की जाए। लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान राहुल गांधी का खटाखट वाला बयान भी बड़ा काम आया।
प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह महिलाओं के लिए योजनाओं की घोषणा कर रहे थे, उसी की काट के लिए कांग्रेस ने ये दांव चुना था कि सरकार बनते ही गरीब परिवार की एक महिला के खाते में हर महीने 8,500 रुपए आएंगे। खटाखट खटाखट। इस खटाखट पर पीएम मोदी ने भी काफी चुटकी ली थी, लेकिन ये बयान लगता है महिलाओं के दिल में खटाखट घर कर गया। वोट भी मिले खटाखट। सारे गरीबों की लिस्ट बनेगी, हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे। महीने के 8,500 रुपए हर महीना 1 तारीख को। खटाखट 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 खटाखट। कांग्रेस के घोषणा पत्र में इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए करने और 40 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा था। साथ ही जिस तरह से अग्निवीर योजना का विरोध कांग्रेस ने किया, वो भी शायद बेरोजगार युवाओं को भा गया। अग्निवीर योजना पर विपक्ष शुरू से ही सवाल उठाता रहा। राहुल गांधी कह चुके थे कि सरकार आते ही वो अग्निवीर योजना को बंद कर देंगे और फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। कूड़े में फेंकेंगे अग्निवीर योजना। नरेंद्र मोदी कुछ भी कहें, 4 जून के बाद इंडिया की सरकार आने वाली है। अग्निवीर योजना को फाड़ के हम कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की योजना है। आर्मी इस योजना को नहीं चाहती है, ये ऊपर से थोपी गई है और हमारा पहला काम अग्निवीर योजना को फाड़ कर कूड़ेदान में फेंकने का होगा। हम 2 तरीके के शहीद नहीं चाहते हैं। अग्निवीर योजना एक जवान को शहीद का दर्जा नहीं देगी और जो नॉर्मल तरीके से जवान बनेगा, जो अफसर होगा, उसे शहीद का दर्जा मिलेगा। अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलेगी, दूसरे जवान को पेंशन मिलेगी। अग्निवीर को कैंटीन नहीं मिलेगी, दूसरे जवान को कैंटीन मिलेगी। ये अन्याय हम नहीं चाहते हैं, इसलिए अग्निवीर योजना को हम रद्द करने जा रहे हैं, खत्म करने जा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जातियों और उपजातियों और उसकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों की गणना के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना करवाने की बात कही थी। जाति जनगणना की मैंने बात कर रखी, पार्लियामेंट में रखी। हम करवाएंगे, चाहे बीजेपी करवाए ना कराए, हम उन पे ऐसा दबाव डालेंगे, उनको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, परे हो जाओ, हम करेंगे। और गारंटी दी थी कि वो SC, ST और OBC के लिए आरक्षण की सीमा 50% बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पारित करेगी। जाहिर है काफी हद तक SC, ST और OBC वर्ग इससे प्रभावित हुआ होगा। 50% से बढ़ाएंगे आरक्षण की सीमा। रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं। आजकल 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकती। ये जो 50% का लिमिट है, इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार उठा के फेंक देगी। और हम जो दलित हैं, आदिवासी भाई हैं, उनके रिजर्वेशन में कोई कमी नहीं आएगी। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं। और जो पिछड़ों का हक बनता है वो उनको मिलेगा। ये माना जा रहा था कि मुस्लिमों का कांग्रेस से मोहभंग होता जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने साफ कहा था कि उनकी सरकार आएगी तो अल्पसंख्यकों को पहनने, खाने, बोलने और व्यक्तिगत कानूनों को मानने की स्वतंत्रता होगी। इसका फायदा भी कांग्रेस को इस चुनाव में मिला होगा और मुसलमानों का एक तरफा वोट गठबंधन को मिला होगा। लिहाजा कांग्रेस की तरफ से इस जीत की पटकथा तो काफी पहले ही लिखी जा चुकी थी, लेकिन जनता ने वोट देकर ये बता दिया कि जनता का भरोसा कांग्रेस पर बढ़ रहा है। अब गठबंधन की सरकार बनती है या नहीं, ये कहना तो जल्दी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस को प्रदेश में जिस खोई हुई जमीन की तलाश थी, उसे पाने में उसने काफी कामयाबी हासिल की है। टीम न्यूज स्टेट। 2024 लोकसभा चुनावों के परिणाम आ चुके हैं, जिसमें एनडीए को बड़ा झटका लगा है। 400 पार के नारे के साथ मैदान में उतरी बीजेपी के लिए इस बार 250 का आंकड़ा पार करना भी कहीं ना कहीं मुश्किल होता दिखाई दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बीजेपी को इतनी कम सीटें मिली है। देखिए रिपोर्ट।
10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार पर जनमत का बड़ा प्रहार हुआ है। 2014 और 2019 में एक तरफा जनादेश देने वाले लोगों ने इस बार अपना मूड बदल दिया था, जिसकी भनक शायद बीजेपी को नहीं लग पाई। 7 चरणों के रन में सबसे ज्यादा आक्रामक प्रचार करने वाली बीजेपी काउंटिंग के बाद बैकफुट पर नजर आई। बड़े बड़े दावों और तमाम वादों के बाद भी बीजेपी जादुई आंकड़े से दूर रही और सबसे बड़ा खेल इसमें यूपी से समाजवादी पार्टी और बंगाल से तृणमूल कांग्रेस ने किया। 400 पार का नारा क्यों हुआ फ्लॉप? इसका एक नहीं बल्कि कई कारण है। देखिए और समझिए हर एक कारण को हमारे साथ। बीजेपी प्रत्याशियों के चयन को लेकर नाराजगी, बीजेपी नेताओं के विवादित बयान, आरक्षण और संविधान को लेकर संशय, ग्रामीण इलाकों में अग्निवीर योजना का विरोध, बीजेपी कार्यकर्ताओं में ओवर कॉन्फिडेंस, केंद्रीय बीजेपी संगठन और राज्य के नेताओं के बीच खींचतान, विपक्षी नेताओं पर एजेंसियों की कार्रवाई। ये वो वजह है जिसकी वजह से बीजेपी 272 के आंकड़े से पीछे रह गई। बीजेपी प्रत्याशियों के चयन को लेकर नाराजगी। चुनाव शुरू होने से पहले जो बड़े पैमाने पर प्रत्याशी बदलने के दावे किए जा रहे थे, पहली लिस्ट आई तो तस्वीर अलग दिखी। तमाम मौजूदा सांसदों को टिकट थमा दिया गया, जिससे क्षेत्रीय जनता के बीच आक्रोश दिखा। मतदाताओं से सांसदों की दूरी ने इस नाराजगी को और बढ़ाया, जिसका परिणाम रिजल्ट में देखने को मिला। इस साल मार्च में जब लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ था, तब किसी को नहीं पता था कि इस बार का चुनाव इतना दिलचस्प होगा। दिलचस्प इसलिए क्योंकि जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो माहौल बना था, उससे हर किसी को मन में यही था कि चुनाव एक तरफा होगा और माहौल भी ऐसा ही बना। दरअसल जनवरी में राम मंदिर के उद्घाटन के साथ बीजेपी का आत्मविश्वास चरम पर पहुंच गया था। बीजेपी ने उद्घाटन कार्यक्रम में विपक्ष के बहिष्कार को मुद्दा बनाया। बाद में कई दूसरे दलों से नेता इसी को मुद्दा बनाकर अपनी पार्टियां छोड़ बीजेपी में आ गए। इससे बीजेपी को देश भर में राम मंदिर मुद्दे को सेंटर स्टेज पर लाने में मदद मिली और बीजेपी ने चुनाव अभियान मोदी की गारंटी से शुरू की। बीजेपी नेताओं के विवादित बयान। एक तरफ जहां बीजेपी अपने पॉजिटिव नैरेटिव बना रही थी, तो वहीं बीजेपी नेताओं के बयानों ने ही पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी। मंच और सभाओं में संविधान और आरक्षण को लेकर दिए गए बीजेपी नेताओं के बयान ने लोगों के बीच संशय की स्थिति पैदा कर दी। हालात ऐसे हो गए कि केंद्रीय नेतृत्व को सफाई देनी पड़ी। लोगों को ये समझना पड़ा कि पार्टी की मंशा संविधान में बदलाव करने की नहीं है। हालांकि इसी बीच विपक्ष ने भी इन मुद्दों को जोर शोर से उठाया, बीजेपी के विरोध में पिच तैयार करने की कोशिश की। मोदी जी ने कभी आरक्षण को हाथ नहीं लगाया है। मैं आज आपके बीच में कहकर जाता हूं, जब तक संसद में एक भी भाजपा का सांसद है, एसटी, एससी और पिछड़ों के आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये मोदी का गारंटी। भाइयों बहनों, पिछड़े समाज का ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी। मैं आपको बताने आया, कर्नाटक और तेलंगाना के अंदर 5% और 4% माइनॉरिटी को आरक्षण दिया, मुस्लिमों को आरक्षण दिया, जो संविधान सम्मत नहीं। ग्रामीण इलाकों में अग्निवीर योजना का विरोध। जिस जनता ने सरकार की योजनाओं की तारीफ की, उसी जनता ने सरकार की कई योजनाओं का विरोध भी किया। इसी कड़ी में सबसे पहले नाम आता है अग्निवीर योजना का, जिसको लेकर सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं में भारी गुस्सा देखने को मिला। कांग्रेस ने भी मोदी सरकार को अग्निवीर योजना को लेकर घेरा। तमाम सवाल खड़े हुए। जंतर मंतर पर युवाओं ने प्रदर्शन किया और कहा कि जो जय जवान जय किसान का नारा देते थे, और उन्होंने जवान का भी अपमान किया और किसान का भी। अग्निवीर में पता है क्या किया इन्होंने हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाया है। हम अग्निवीर को कैंसिल करेंगे और जैसे पहले हुआ करता था वैसे करेंगे। ये सच्चाई है अग्निवीर की। हिंदुस्तान का हर एक युवा जानता है कि अग्निवीर का मतलब हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाना है।
कि 4 जून के बाद जब दिल्ली में सरकार बनेगी तो अग्निवीर जैसी नौकरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं में ओवर कॉन्फिडेंस। पहले चरण के मतदान से पहले तक तो बीजेपी पूरे आत्मविश्वास के साथ सियासी पिच पर बैटिंग कर रही थी, लेकिन पहले और दूसरे चरण में कम मतदान ने बीजेपी का भी आत्मविश्वास हिला दिया। मतदान का प्रतिशत कम हुआ तो विपक्ष का हौसला बढ़ने लगा। इसके बाद चुनाव जैसे जैसे अब आगे बढ़ा, वैसे वैसे सियासी तपिश भी बढ़ती गई। मोदी गारंटी के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव मैदान में उतरी बीजेपी का सियासी एजेंडा पहले चरण के मतदान के बाद बदला हुआ नजर आया। चुनाव प्रचार में पुरानी बातें फिर से गूंजने लगी है। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने हिंदुत्व के पिच पर बिसात बिछानी शुरू कर दी थी। दूसरे चरण के मतदान के बाद एक बार फिर हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हनुमान घुसपैठिया जैसा नैरेटिव सेट किए जाने लगे। दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव में हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान की एंट्री हुई। ये वही चरण था जहां से पिछले लोकसभा चुनाव में चरण दर चरण बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ लीड बनाकर रखी थी। 2024 के चुनाव की लड़ाई संपत्ति सर्वे से मुसलमान और मंगलसूत्र तक आ चुकी थी। दरअसल पहले चरण में कम मतदान के बाद विपक्ष ने ये कहना शुरू कर दिया था कि इसमें इंडी गठबंधन को बढ़त मिल रही है, जिसके बाद दूसरे चरण के लिए बीजेपी नेताओं ने अपने भाषणों में कांग्रेस को ही घेरा। खासकर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का साल 2006 में दिया गया वो बयान जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हुई थी। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है, और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। मैं कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस वालों को कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, इसको कोई नहीं छीन सकता, भारत से कोई नहीं छीन सकता। भाइयों बहनों, ये पाकिस्तान के पास से पाक ऑक्यूपाई कश्मीर लाने की जगह कांग्रेस पार्टी एटम बम की बात कर भारत की जनता को डरा रही। मुझे मालूम नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को क्या हो रहा है। केंद्रीय बीजेपी संगठन और राज्य के नेताओं के बीच खींचतान, सियासी समीकरण, जातीय गणित ठीक करने के बीच बीजेपी नेताओं में आपसी खींचतान की भी खबरें चर्चा का मुद्दा रही। केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के कद्दावर नेताओं के बीच की रस्साकसी ने भी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया। कई राज्यों में नेतृत्व बदल गया तो वहीं नया पावर सेंटर भी बनाया गया, जिससे नेताओं के बीच खींचतान रही और उसका नुकसान पार्टी को हुआ। विपक्षी नेताओं पर एजेंसियों की कार्रवाई। इस बार चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा रही केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई की। ईडी, सीबीआई के एक्शन पर तमाम सवाल उठे। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, जांच एजेंसियों को इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद विपक्ष इस मुद्दे को लेकर और हमलावर हो गया। विपक्षी पार्टियों ने दिल्ली में रैली रखकर अपना विरोध जताया। ये एक ऐसा मुद्दा था जिसने विपक्ष को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। यूपी में कांग्रेस को मिली सीटों के लिए राहुल गांधी की न्याय यात्रा को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। न्याय यात्रा में पहुंच रही जनता वोट में तब्दील हुई और उत्तर प्रदेश